हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे टीच मी सीयूटी के इस प्लेटफॉर्म पर। एज यू नो कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपका फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस का राघव तिवारी। आज आपको आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, बट एज यू नो कि सीयूटी का जो आपका सिलेबस है वो आपका पूरा ओल्ड सिलेबस आ रहा है, ठीक है। तो हम आपकी फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, उसको आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलो बिना टाइम पास किए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोल्ड वॉर एरा। देखो मैंने आपको, मेरा पैटर्न क्या है समझ लो आप। मैं आपको पीवाई क्यू क्वेश्चन दिखाऊंगा या पीवाई क्यू या फिर चैप्टर के अंदर से आपके जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू आपका सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बिकॉज इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोग एक महीने में पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कवर करा पाए। इसलिए मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बनाई है आपके लिए, हालांकि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इस पूरे आपका जो पूरा टॉपिक है वो इसी एमसीक्यूज के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ना आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपका पूरा पीपीटी बनवाई है आपकी, ठीक है, जिससे आपको कोई भी इशू ना हो। आपको क्या करना है देखो, एक बार मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना आपको यहीं पर क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको फैक्ट्स दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डिड वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939। यानी कि मैंने आपको डेट पहले दे दी है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई हमारी जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो आप लोग क्या बोलोगे? 1 सितंबर 1939। बट देखो इसको समझने से पहले हम लोगों को आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझ लेते हैं। क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? पहले आपको एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं जो भी डेट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप कोशिश करो कि मुझसे पहले आप लोग उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो। इससे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या फायदा होगा? देखो आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने मान लो डेट सही लिखी, तो मैं जो लिख रहा हूँ अगर आप उसके साथ मैचिंग कर रहे हो तो आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। मेरे को बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी? जो बताया गया उसको मेरी तरफ से लाइक मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी कब स्टार्ट हुई थी बताओ मेरे को। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ईयर है हमारा वो 1914 से 1914 से 1918 है, 4 साल, ठीक है। इसका कॉज क्या था आपको पता है? मेन रीजन क्या था इसका? हो चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो, आपके दोनों को ही जो मेन कॉज था वो एक ही था, अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग यानी कि जो गुट गुट बन रहे थे हमारे, ठीक है। किनके गुट? देशों के बीच में, ठीक है। जितनी भी हमारी सुपर पावर्स थी या फिर जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी? आपस में गुट बना रही थी, ग्रुप बना रही थी, ठीक है। इसी अलायंस फॉर्मेशन से हमारी जितनी भी वर्ल्ड वॉर्स हमें दोनों देखने को मिली, उन दोनों ही वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन हमारा अलायंस फॉर्मेशन ही था। इसमें क्या होता है देखो, इसमें दो पावर्स होती है हमारे पास, दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं एलाइड पावर्स में? सारे अमीर देश, ठीक है, सारे के सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज यहाँ थे। देखो हालांकि ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। अलाइड और एक्सिस पर लिख लेते थे हम दोनों, ठीक है। देखो यहाँ पर यूएसए था, आपको यूएसए देखने को मिलेगा यहाँ पे। उस टाइम का रशिया देखने को मिलेगा आपको। आप कहोगे सर उस टाइम पे तो यूएसएसआर था। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको क्या सिस्टम था पूरा, ठीक है। फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको यूके देखने को मिलेगा। और ऐसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पर, वेस्टर्न और ईस्टर्न, इस टाइम पे ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। बट जितनी पावरफुल कंट्रीज हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, जापान वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। जो मेन कल्प्रिट जिसको बनाया गया वो हमारा जर्मनी था। हुआ क्या देखो, अब ये था यूएसए, ठीक है, इधर रशिया भी है। अब रशिया ही आगे जाके हम पढ़ेंगे, मैं आपको बैकग्राउंड में इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि रशिया को ही आगे जाके हम 1917 में यहाँ पर होता है रशियन रिवोल्यूशन। क्या होता है? रशियन रिवोल्यूशन। देखो ये नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो रशियन रिवोल्यूशन, कौन सा रिवोल्यूशन? रशियन रिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? रशियन रिवोल्यूशन में जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, जो आपका मोनार्क का रूल था, उसको एलिमिनेट करके यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? देखो एक गवर्नमेंट होती है कैपिटलिस्ट, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना कम्युनिस्ट की, ठीक है। क्या होता है? एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट और एक होती है आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। यहाँ पर सब कुछ स्टेट कंट्रोल होता है, ठीक है, सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है? स्टेट के कंट्रोल में। जबकि आप देखोगे जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो यूएसए में जो कैपिटलिज्म की गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, वो किसके अंडर में थी? वो होती है पब्लिक के अंडर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको स्वतंत्रता देखने को मिलेगी, लिबर्टी देखने को मिलेगी, फ्रीडम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहीं से हमें डिवीजन पता चल गया था कि आगे आने वाले टाइम में जो आइडियोलॉजिकल वॉर्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। तो कई सारे आपको इतिहासकार जो हैं, कई सारे आपको पॉलिटिकल के, जो पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही विद्वान आपको देखने को मिलेंगे, वो लोग ऑफिशियली मानते हैं अनऑफिशियली कि भाई जो हमारी कोल्ड वॉर है वो यहीं से स्टार्ट हो गई है। यानी कि 1917 में जैसे ही रशियन रिवोल्यूशन आता है या बोल्शेविक रिवोल्यूशन आता है, याद रखो इसे ही बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, यहीं से हमारी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। बट ऐसा कोई मान्यता ऐसे प्राप्त नहीं है, ठीक है। बताता हूँ आपको, यहाँ से मैंने आपको कॉन्फ्रेंस दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी 1918 में एंड होती है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है, याद रखना 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस ट्रीटी में क्या होता है? यहीं से हमारा आगे का जो प्लेटफॉर्म है वो बनता है वॉर के लिए, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए।
ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में याद रखना नाम, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेन कल्प्रिट हमारा बना दिया जाता है हमारे कंट्री जर्मनी को, ठीक है। यानी कि सारा जो वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मा जो होता है, सारी जिम्मेदारी वो थोप दी जाती है जर्मनी के मत्थे कि भाई जर्मनी ने ही अटैक किया, इसीलिए हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। तो इसके ऊपर कंपनसेशंस लगाए जाते हैं, बहुत सारे फाइन्स इसके ऊपर लगाए जाते हैं, और कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके ऊपर इतना फाइन लगाया गया था कि आज का जो हमारा टाइम है 2010, इस टाइम तक आकर इसने अपना पूरा कर्जा चुकाया है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, पूरा का पूरा जिम्मा किसको मारा गया, पूरा का पूरा जिम्मा मारा गया जर्मनी के मत्थे, ठीक है। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या थी, देखो पहले तो डेट याद रखो, कमेंट में बताओ, ठीक है। क्या करना आपको, कमेंट में इसकी डेट बता देनी है भाई, देखो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको जो जो डेट्स आती है कमेंट में सारी बताते जाओ मेरे को। और हाँ, एक और बात बताता हूँ आपको, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करके रखने हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर क्या होगा, ऐसे आपको कंप्लीट अपनी लिस्ट बना के कमेंट में कमेंट कर देनी है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसकी टाइमिंग है 1939 से 1945, ठीक है। जैसे ही जर्मनी जो होता है वो पोलैंड पर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है भाई, देखो फ्रस्ट्रेट हो चुका था जर्मनी, ठीक है। इतने ज़्यादा कंपनसेशन लगाए गए थे, इतनी ज़्यादा इसकी बेइज्जती की गई थी, इतना ज़्यादा इसको सताया गया था कि एक ऐसा नेता आपके सामने उभर कर आएगा हिटलर के रूप में, ठीक है। हिटलर जो कहता है भाई पूरा बदला लूंगा मैं, आपने वो मीम सुना ना, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहा था, ये हिटलर कहता है भाई सबका बदला लूंगा मैं, सबका, जो तुमने मेरे पुरखों को सताया है ना, जो ज्यूज कौम जिसने भी सताया हमें, ठीक है, जिसने भी आर्यंस को सताया है, आर्यंस का पूरा बदला कौन लेगा, आपका हिटलर, ठीक है। इसीलिए हॉलोकॉस्ट करता है, मतलब बहुत मारकाट मचाता है ये, ठीक है। लेकिन 1945 में आते आते यहाँ भी देखो आपको दो पावर्स देखने को मिलेंगी, यहाँ भी आपको एलाइड पावर्स देखने को मिलेंगी और एक्सिस पावर देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ भी याद रखो कौन कौन सी पावर्स हैं, एलाइड, और सेकंड कौन सी है आपकी, एक्सिस, ठीक है। एलाइड में कौन सी कंट्रीज है, देखो यूएसए, यूके, रशिया आपको यहाँ भी इन्हीं के फॉर्म में, यूएसएसआर आपको इन्हीं के साथ देखने को मिलेगा, और फ्रांस भी इन्हीं के साथ था, ठीक है। ये आपकी मेन कंट्रीज है, कंट्रीज तो बहुत सारी थी ग्रुप में, लेकिन जो मेन कंट्रीज है मैं आपको उनके नाम लिखवा रहा हूँ। एक्सिस में आपको देखने को मिलेगा जर्मनी, ठीक है, नाम याद रखना, कौन, जर्मनी, इटली, ठीक है, कौन, इटली आपका, और जापान, ठीक है। ये तीनों मेन कंट्रीज है जो एक्स पावर्स में थी, बाकी तो उनके साथ में कई सारी कंट्रीज थी, लेकिन ये कंट्रीज आपकी मेन है। तो ये आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुई, इसका नतीजा भी निकला था, जो अलाइड पावर्स थी वो जीत गई थी, ठीक है, और जो एक्सिस पावर्स थी उनको बुरी हार मिली थी, ठीक है। आप देखो यहीं से हमारा कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। ऑफिशियली लोग बोलते हैं कि जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, वैसे ही तुरंत आपका कोल्ड वॉर आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों, देखो कोल्ड वॉर, भाई देखो जैसी वॉर खत्म हुई आपको पता है सबकी इकोनॉमी ठप हो गई, सारे के सारे बुरी तरह ग्रसित हो गए थे, किससे, अर्थव्यवस्था से परेशान हो गए थे सारे के सारे, ठीक है। सबके यहाँ मंदी आ गई थी, सब परेशान हो गए थे, एक्सेप्ट टू कंट्रीज, कौन कौन सी, एक यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, ठीक है। आप देखो वॉर क्यों हुई, दोनों ही कंट्रीज अमीर है, दोनों के पास पैसा है, लेकिन दोनों के अंदर चाह थी अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने की। मैंने आपको पहले बताया था इसकी आइडियोलॉजी कैसी थी, कैपिटलिस्ट, ठीक है। इसकी इकोनॉमी कैसी थी, कैपिटलिस्ट। यहाँ पे पूंजीपतियों की सरकार थी, यहाँ पे लोगों की सरकार थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ठीक है। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर मतलब सारा का सारा सिस्टम होता है वो स्टेट कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक के हाथ में सब कुछ, यहाँ पे किसके हाथ में, स्टेट के। तो कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट थी ये चाहती थी कि वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस किसका हो, हमारा हो। यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी नई कंट्रीज आ रही हैं या फिर जितनी भी कंट्रीज बन रही हैं अभी या बनी हुई हैं, सबके यहाँ पे गवर्नमेंट बने तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बने, और कोई सरकार कहीं पे नहीं होनी चाहिए। जबकि जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी या यूएसएसआर की जो कंट्री थी ये चाहती थी कि हम लोग कम्युनिज्म को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाएं, तेजी से फैलाएं, ठीक है। तो इन लोगों ने फंडिंग भी स्टार्ट की थी, ठीक है। आप देखो कई सारी जगह से ये लोग फंडिंग कर रहे थे, जो नई नई कंट्रीज बन रही थी उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने पूरे तरीके अपनाए अपने अपने पक्ष में सबको लाने के लिए। यही वॉर हमारी क्या कहलाई, यही हमारी वॉर कहलाई वर्ल्ड वॉर। यानी कि वर्ल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। कैसी वॉर थी, एक आइडियोलॉजिकल वॉर, ठीक है। किस लिए लड़ी गई थी, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी को पूरे देश, पूरे विश्व में फैलाने के लिए, ठीक है। ये कोई डायरेक्ट वॉर यहाँ पे नहीं थी, याद रखना। कोल्ड का मतलब क्या होता है, आप देखो ट्रिक बताता हूँ को याद करने की। कोल्ड का मतलब है ठंडा, ठीक है। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में गर्मी का माहौल होता है। यानी कि जो यूएसए और यूएसएसआर है इन दोनों ने डायरेक्ट अटैक एक दूसरे के ऊपर पूरे वर्ल्ड में नहीं किया। ना यूएस ने यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया
और ना यूएसएसआर ने यूएसए के ऊपर अटैक किया, ठीक है। ये पूरा मतलब ये लोग दूसरी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करते रहे, आपस में ग्रुप में मिलाते रहे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया। हालांकि ये भी सच है कि इन लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ को लड़ाई का जो अखाड़ा था, युद्ध का जो मैदान था वो बनाया। जैसे आप देखोगे वियतनाम, कोरिया, इन सब जगह इन लोगों ने क्या किया, मारकाट मचाई, ठीक है। वहाँ पे ये लोग इन्होंने वहाँ पे फंडिंग करी और वहाँ पे दंगे भड़काए, ठीक है। वहाँ पे आपस में गवर्नमेंट से क्या किया, लड़ाया। आप अफगानिस्तान देखो, अफगानिस्तान आज भी मतलब डेवलप नहीं कर पा रहा ढंग से, क्यों? ये पूरा उसका पिछला पुराना इतिहास है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी, इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने कंट्रीज को फंडिंग की और वॉर लड़ी गई। कब शुरू हुई? 1945 से। कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1945। और ख़त्म कब हुआ? 1991। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पूरी कहानी इसकी पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, फ्रॉम वेयर डिड वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939, यानी कि भाई जो वर्ल्ड वॉर थी वो कहाँ से शुरू हुई थी। देखो क्या ऑप्शन आपके, पहला यूरोप, क्या यूरोप से शुरू हुई थी ये, क्या ये नॉर्थ अमेरिका से शुरू हुई थी, क्या ये अफ्रीका से शुरू हुई थी, या नन ऑफ दी अबव? आपको बताना है, कमेंट कर दो पहले ही, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वॉर थे ना, ये शुरू हुई थी हमारी यूरोप से। देखो मैं आपको ना मैप के साथ समझाता हूँ कि पूरी कंट्रीज हमारी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ये देखो, ये आपको वर्ल्ड का मैप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारी पूरी जो कंट्रीज थी वो डिवाइड हो गई थी 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक तरफ आप देखोगे ये आपको वेस्टर्न पार्ट देखने को मिल जाएगा और ये आपको पूरा ईस्टर्न पार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रशिया है और यहाँ पर आपका यूएसए, ठीक है। नीचे बाकी कंट्रीज आपकी देख लो। देखो हुआ क्या, अब यहाँ की जो कंट्रीज थी ना, इनको मैनेज कर रहा था अमेरिका, ठीक है। वो चाहता था कि यहाँ की जितनी भी कंट्रीज है, यहाँ की सारी कंट्रीज कौन सी व्यवस्था बनाए, कैपिटलिज्म की, ठीक है। वहीं ये रशिया चाह रहा था कि यहाँ की जितनी भी कंट्रीज हैं सारी की सारी यहाँ पर क्या फैले, हमारा कम्युनिज्म, ठीक है। तो इसी को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वॉर का सेंटर था वो कौन सा देश बना या कौन सी जगह बनी, तो आप बताओगे यूरोप। यूरोप में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर की हो चाहे वो कोल्ड वॉर की हो, सारी लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी गई, आपकी यूरोप में, ठीक है। तो कोल्ड वॉर का आपका सेंटर कहाँ था, कोल्ड वॉर का सेंटर था आपका यूरोप। देखो फायदा कौन उठा रहा है, अमेरिका, ठीक है। रशिया भी पूरा यूरोप में नहीं आ रहा, बट मार कहाँ पड़ रही है, सारी की सारी मार पड़ रही है आपको यूरोप में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, यूरोप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, विच कंट्री वॉज नॉट पार्ट ऑफ अलाइड पावर्स। जिसने भी मेरा पिछला क्वेश्चन देखा है वो बता देगा आराम से कि अलाइड पावर्स में कौन इंक्लूड नहीं था। पहला ऑप्शन आपका यूके है, दूसरा ऑप्शन आपका यूएसए है, तीसरा आपका यूएसएसआर है और चौथा जर्मनी। सब भाई सब बोलो कौन है, जर्मनी। क्यों? मैंने आपको आराम से बताया अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो पहला आप याद रखोगे यूएसए, ठीक है। सेकंड आप याद रखोगे यूके, तीसरा आप याद रखोगे यूएसएसआर, ठीक है। ये अलाइड पावर्स कहाँ की है, कोल्ड वॉर की नहीं भाई, ये है वर्ल्ड वॉर की आपकी, ठीक है। और चौथी आपकी कंट्री थी फ्रांस, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है, आपको ना एक एलिमिनेशन के मेथड से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है पेपर में। कैसे करोगे, आपको देखना कौन है, यूके तो है भाई, यूएसए भी है, यूएसएसआर भी है, लेकिन जर्मनी तो हमारा नहीं है, तो ये एलिमिनेट हमारा आराम से कर लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन अब देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका देखो, आपको बताता हूँ एलाइड पावर्स, मैंने आपको बता ही दिया कि ये रहा, ठीक है। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली, जापान है, आपको मैंने पूरा पहले बता दिया, ठीक है। ये आप स्लाइड में आपको डलवा दूंगा टेलीग्राम पर, ये आप देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको ना ये समझाता हूँ जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं आपको समझना, ठीक है। ये देखो आपको ना वर्ल्ड जो है वो 3 टाइप में, 3 फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाएगा कोल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है। एक था आपका फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, एक था आपका फर्स्ट वर्ल्ड। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड क्या है, सेकंड वर्ल्ड क्या है, थर्ड वर्ल्ड क्या है। तो आपको सब कुछ बता रहा हूँ आज मैं क्या है, ठीक है। देख लो ढंग से देख लो, थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड, ये याद रखना, ये वर्ल्ड है, ठीक है। मतलब बोलना भैया दोबारा लिखो इसको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब जितनी भी डेवलप कंट्रीज थी जो यूएसए के साथ थी, वो कहाँ पर थी, वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। डेवलप नहीं मतलब ये याद रखो कि जितने भी यूएसए ग्रुप में थी, ठीक है, जितनी भी यूएसए ग्रुप में थी वो सारी कंट्रीज कहाँ पर हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में। सेकंड वर्ल्ड में कौन है, जिसको कम्युनिज्म लीड कर रहा है, कम्युनिज्म को कौन लीड कर रहा था, यूएसएसआर, ठीक है। थर्ड में कौन सी कंट्रीज आएंगी, जो ना यूएसए के साथ है और ना ही यूएसएसआर के साथ है, ठीक है, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट थी। अभी नॉन अलाइनमेंट क्या है, नाम क्या है, ये सब आपको आगे देखने को आराम से मिल जाएगा। याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए के साथ, सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर के साथ और थर्ड वर्ल्ड जो किसी के भी साथ नहीं था, ठीक है। देखो आपका अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका, विच इंसिडेंट मार्क द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था उसका एंड कौन से पॉइंट को हमारा माना जाता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ नाटो, भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी थी 1939 से, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर कभी थी 1939 से 1945। नाटो कब बना, कौन बताया, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। नाटो कब बना, तो 1949 में, ठीक है। आप देखोगे तो एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, ये कब हुआ, 1945 के बाद, जब हमारी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई।
ठीक है। चौथा आपका वार्सो पैक्ट, ये क्या था, नाटो को रिटेलिएट करने के लिए आपका 1955 में ग्रुप बनता है वार्सो पैक्ट, जिसको कौन बनाता है, इसको बनाता है हमारा यूएसएसआर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बचा, बी। तो बी क्या है आपका राइट ऑप्शन, क्या है, अमेरिकाज अटैक ऑन जापान। अब जापान पे कहाँ पे अटैक हुआ था आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले कमेंट कर दो आप, ठीक है। दो जगह थी, हिरोशिमा और दूसरी जगह थी हमारी नागासाकी। याद रखना आपको, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, बोलते बोलते रटते रटते प्रैक्टिस हो गई इसके नाम से। ठीक है, क्या होता है देखो, पहले ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो पहले जापान अटैक करता है यूएसए के ऊपर। कब, 1941 में। मैं आपको लिखवा देता हूँ पूरा ढंग से आपको, ठीक है, नोट कर लेना आप। 1941 में कौन अटैक करता है, पहले हमारा करता है जापान, किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर, तो पर्ल हार्बर, जगह का नाम क्या था, पर्ल हार्बर। याद रखना आपको, ये नाम पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आ गए तो आपकी चांदी चांदी, ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, नॉलेज आ गया आपके अंदर। ठीक है, 1941 में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करता है पहले जापान। इसी के रिटेलिएशन में 1945 में, ठीक है, 1945 डेट याद रखना, 6 और 7 अगस्त। ठीक है, 6 और 9, ठीक है, 6 अगस्त पे कहाँ पे होता है आपका, हिरोशिमा पर। ठीक है, कहाँ पर, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को कहाँ पे होता है, डेट एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है आप लोग। दूसरा आपका होता है नागासाकी। ठीक है, यहाँ पर जो बम फोड़ा था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, क्या नाम था, लिटिल बॉय, लिटिल लिटिल, छोटा छोटा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा। ठीक है, और दूसरा मोटा आदमी, कौन, पैटमैन। ठीक है, पहला याद रखना, पहला छोटा बच्चा और दूसरा मोटा आदमी। हिंदी में ऐसा नहीं आएगा, हिंदी में लिखा हुआ आएगा लिटिल बॉय और फैटमैन। समझने के बता रहा हूँ, कहीं तुम छोटा बच्चा मोटा आदमी करके आ जाओ। ठीक है, तो लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखने हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद जब अटैक होता है यहाँ पर देखो, इसी के बाद लोगों को पता चला कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स है, परमाणु जो हथियार हैं, कितने भयानक हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये अटैक नहीं होता ना, अगर यूएसए अटैक नहीं करता तो हो सकता है कि हमें एक और वर्ल्ड वॉर देखने को मिल जाती, थर्ड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिल जाती। बट अमेरिका ने इस पर अटैक कर दिया। इसके बाद लोगों को पता चला कि भाई परमाणु हथियार इतने खतरनाक है कि पूरी दुनिया क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। सिर्फ 2 बम फोड़े थे, सिर्फ 2 बम, और आज तक यहाँ पे अपंग आदमी पैदा होते हैं, अपंग लड़के। ठीक है, आज तक ये ऐसी जगह हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, एक तो राख के ढेर में उस टाइम बदल गए, पूरे राख के ढेर में तबाही मच गई चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद आज भी इसका अटैक हमें देखने को मिलता है। क्या भाई देखो, वहां पर आजकल क्या है, हिरोशिमा नागासाकी में अगर आप लोग यूट्यूब पे या कहीं भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। तो इतना भयानक हथियारों का प्रयोग हो गया था यहाँ पर। ठीक है, अगर ये अटैक नहीं होता तो क्या होता, अमेरिका और यूएसएसआर दोबारा हो सकता था एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियारों का उपयोग करते। लेकिन इसी डर को देखते हुए ना यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया और ना ही यूएसएसआर ने यूएसए के ऊपर अटैक किया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। ठीक है, विच टू आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, यानी कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर। देखो पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है, याद रखो, इससे पहले बता दिया, बिना देखे बताओ इसका आंसर क्या है, कमेंट में लिखो तुरंत, अभी लिखो, अभी अभी। ठीक है भाई, बता दिया पहले, क्यों देखना आपको ऑप्शन। ठीक है, क्या है पहला ऑप्शन, क्या है आपका, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। दूसरा मोनार्किज्म एंड कैपिटलिज्म, ये मोनार्की लिखना है इसको, ठीक है, मोनार्किज्म नहीं मोनार्की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई नहीं, जो सो करेगा नन ऑफ द अबव को, पागल है एक नंबर का। ठीक है, क्यों भाई नन ऑफ द अबव को क्यों कर रहे हैं, इसमें से कोई भी नहीं है क्या, देखो मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक, कमेंट में करो क्या है इसका आंसर, मैं बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन क्या है, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि भाई कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म। याद रखो भाई, सी 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 स्क्वायर, याद रख लो, सी स्क्वायर। ठीक है, खत्म कहानी, सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर। ठीक है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो भाई, समझने का तरीका बताता हूँ आपको। कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद। यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट को, यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा हमारा स्टेट। ठीक है, और कैपिटलिज्म में कौन कंट्रोल कर रहा है, तो पीपल, लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, कहने की बात होती है, वैसे कंट्रोल कौन करता है, पूंजीपति, अमीर लोग। ठीक है, कम्युनिज्म संप्रदायवाद, इसको संबंध ही नहीं है। धर्म का, भाई धर्म का संबंध कहाँ पे आ गया यहाँ से, इसको देखो आराम से एलिमिनेट करो। राजा का शासन, राजा का शासन को आना था यहाँ पे कोई नहीं, राजा का शासन तो कहीं था ही नहीं। राजा का शासन कहाँ पे था, 1917 में, किसमें, रशिया में। यहाँ तो खत्म हो गया था ये 1917 में आके। ठीक है, तो ये आपका कोई कारण नहीं है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। आपका कौन बचा, ये तो आंसर आपको कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट एस्टेब्लिश बाय द यूएसए, यानी कि यूएसए ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं की थी। पहला ऑप्शन नाटो, दूसरा वार्सो पैक्ट। जिसने भी पिछला क्वेश्चन देखा है उसको मैंने पहले बता दिया कि वार्सो पैक्ट किसने स्थापित किया था, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, अगला आपका सेंटो, उससे पहले सीटो। ठीक है, नाटो, वार्सो पैक्ट, सीटो, सेंटो, किसने स्थापित किया बताओ,
नाटो 1949, ठीक है। इसको तो किसने स्थापित किया बताता हूँ आपको, इसको स्थापित किया यूएसए ने, ठीक है। किस लिए था ये देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग क्या कर रही थी, दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रचारित कर रही थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में आपको पहले बताया कि पार्टीशन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ था वेस्ट की कंट्रीज और एक तरफ थी ईस्ट की कंट्रीज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितनी वेस्ट की कंट्रीज थी यूरोप में, इनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए नाटो की स्थापना कर दी थी। नाटो क्या था, एक डिफेंस अलायंस था। कौन सा अलायंस, डिफेंस, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला कि भाई यहाँ की जो भी कंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ पे वेस्ट यूरोप की जो भी कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोप की जो भी कंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ पर रशिया अपनी आइडियोलॉजी को फैलाता है, अगर यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म को फैलाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सहायता देंगे। कैसी, फाइनेंशियल एड, कैसी एड, फाइनेंशियल सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता देंगे हम लोग, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसको थोड़ी मदद मिलेगी, हम उसकी सरकार की सहायता करेंगे, यानी कि जितनी सहायता हमसे हो सकती है हम वो करेंगे। अब तो भैया कह रहे हो डिफेंस है, तो डिफेंस क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप नाटो का पार्ट बन गए, अगर आप नॉन, क्या था इसकी फुल फॉर्म देखो, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपको जितने भी एमसीक्यूज है ना, सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पहले चैप्टर से बन सकते हैं, सबके आपको एमसीक्यूज कहाँ मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से नीचे जो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो और डेली जो एमसीक्यू की सीरीज होती है उसको सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस क्या करो, बूस्ट करो, ठीक है। तो अब डिफेंस क्या था, इसने बोला, नाटो ने कहा कि हमारे अंदर अगर आप इंक्लूड हो जाते हो, अगर कोई भी कंट्री नाटो का पार्ट बनती है, तो उसके ऊपर अगर रशिया या यूएसएसआर या कोई भी और कंट्री, यानी कि यूएसएसआर या उसके अलाई कोई भी अगर अटैक करता है, तो वो अटैक पूरे नाटो पर माना जाएगा, ठीक है। और आपने पूरे नाटो पर अटैक किया है, तो पूरा नाटो क्या करेगा, आपके ऊपर अटैक करेगा रिटेलिएशन में। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये कंट्री है, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड है, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये मान लो ये नाटो की कंट्री है, ठीक है। अब इस नाटो की कंट्री पे किसी भी कंट्री ने अटैक किया और वो नाटो कंट्री नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है, तो जितने भी मेंबर्स हैं, नाटो का ये मेंबर है, यही मेंबर है, यही मेंबर है, यही मेंबर है, तो सारे के सारे क्या करेंगे, इस कंट्री पर अटैक कर देंगे। क्या हालत होगी इसकी, खत्म ना, वो निस्तो नाबूद कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसीलिए नाटो का कंट्री का जो मेंबर बन रहा था उसके खिलाफ कोई भी अटैक नहीं कर सकता। तो इसकी स्थापना किसने की, यूएसए ने। उसके बाद आता है वार्सो पैक्ट। देखो वार्सो पैक्ट की स्थापना किसने की थी, मैंने पहले बताया 1955 में इसकी स्थापना की थी हमारे यूएसएसआर ने, ठीक है। क्या हुआ, जब वेस्टर्न कंट्रीज ने नाटो की फॉर्मेशन कर लिया, नाटो की स्थापना कर ली, तो उससे बचने के लिए, फिर उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट की स्थापना करी। इसने बोला कि भाई जितनी भी हमारी ईस्ट वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, जितनी वेस्ट कंट्रीज है, अगर उनको फाइनेंशियल एड चाहिए या डिफेंस की एड चाहिए, तो वो सहायता किससे लो, हमसे लो। हम भी आपके क्या करेंगे, नाटो की तरह ही हम भी सहायता करेंगे, ठीक है। तीसरा आपका ग्रुप कौन सा है, सीटो का। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब एशियन मतलब एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, एशिया में जितनी कंट्रीज है, अगर उनको फाइनेंशियल या फिर डिफेंस की एड चाहिए थी, तो उनकी हेल्प कौन करेगा, यूएसए, ठीक है। इसकी स्थापना भी किसने की थी, यूएसए ने। इसी का आपका मेंबर था आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, ये सब इसके मेंबर थे, ठीक है। इसके बाद आता है सेंटो। सेंटो कौन है, सेंटो, सेंट्रल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। EN से क्या हो गया, सेंट्रल, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना में किसने की थी, यूएसए ने। तो आपका ये नाटो हो गया यूएसए के द्वारा, सीटो हो गया यूएसए के द्वारा, और सेंटो भी हो गया यूएसए के द्वारा। नाटो, सीटो, सेंटो, टी क्या आ रहा है, देखो टी 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 जहां भी आ गया उसकी स्थापना किसने की, आपकी यूएसए ने, ठीक है। इसमें सी आया, इसमें टी आया, भाई पैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ये देखो वार्सो, मेन क्या है आपका वार्सो, यहाँ पे कहीं भी टी आपका नहीं आ रहा, तो इसकी स्थापना किसने की है, यूएसएसआर। पेपर में याद रखना, जहां भी बीच में सीटो सेंटो, नाटो, नाटो सीटो सेंटो, नाटो सीटो सेंटो, नाटो सीटो सेंटो बोलते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की है, यूएसए ने, ठीक है। अगला देखो, अब नाटो के मेंबर्स कौन कौन से थे, मैं आपको बताता हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि इसकी स्थापना कितने मेंबर्स ने की थी, या फिर फाउंडिंग मेंबर्स नाटो के कितने हैं, तो क्या लिखोगे, 12 मेंबर्स। कितने हैं, 12 मेंबर्स। कौन कौन से हैं, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूके। देखो मैं आपको बताता हूँ, याद रखो जितनी पीली, ये जो आपको ग्रीन कंट्रीज दिखा दे रही हैं, लाइट ग्रीन, ठीक है, ये सब क्या है, आपके नाटो के मेंबर्स हैं। इसका पूरा मैप आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जाकर आराम से पूरे मैप को देख लेना, ठीक है। जो उसका पार्ट नहीं है, वार्सो के मेंबर्स कौन कौन से हैं, देखो जितने भी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज आ रही है, यहाँ पार्टीशन में आपको पता है ना, पार्टीशन कहाँ हो रखा है, ये पूरा पार्टीशन आपका हो रखा है, ठीक है। तो ईस्ट की कंट्रीज किस में है, वार्सो पैक्ट में, और वेस्ट की कंट्रीज किस में है, कहाँ पे है, नाटो में, ठीक है। जो कहीं भी नहीं है ग्रीन वाली, ये कहाँ पर है, अदर कम्युनिस्ट नेशन, जो कम्युनिस्ट तो हैं लेकिन वो ना यूएसएसआर के साथ है और ना ही यूएसए के साथ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका,
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग, यानी कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी कोल्ड वॉर के ऊपर गलत है, बताना है आपको। ऑप्शन ए, इट वॉज अ कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज, यानी कि जो कंपटीशन था ये किसका था, ये कंपटीशन था किसका, यूएस और सोवियत यूनियन के और इनके एलाइज के बीच में। दूसरा कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। देखो जिसको एलिमिनेशन का मेथड आता है, मैंने आपको पहले बताया, एलिमिनेशन करो, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है आंसर, वो आपको करना है, ठीक है। अगला, इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म रेस, क्या इसने हथियारों की होड़ को बढ़ाया। देखो यहीं से आपका सिलेबस कवर हो रहा है क्या, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन। पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है कि भाई कोल्ड वॉर क्या था, तो आपको पहले लाइन क्या लिखनी है, ये वाली, ठीक है। लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं, इसलिए मैंने आपको ये कवर भी नहीं कराया सब, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पेपर में वही काम का है जो आपको पेपर में करना है, आपको लिखना तो है नहीं, आपको क्या करना है, टिक मार्क मारना है। तो ये सब याद करो ना, फैक्ट याद करो, ठीक है, फैक्चुअल नोट्स बनाओ अपने। चौथा पॉइंट क्या है, द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर। लिंक क्या है आपके लिए, लिंक है आपके लिए डायरेक्ट वॉर। क्या मैंने आपको अभी तक एक भी टर्म ऐसा यूज किया जहां पे मैंने आपको डायरेक्ट वॉर के बताया हो कि यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्ट लड़ पड़े आपस में, युद्ध मार दिया, यूं दो दोस्त आए, धड़ा धड़ा मार पड़ाई चालू, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। कोल्ड वॉर को याद रखना सबसे बेस्ट तरीका, याद रखो, कैसे याद रखोगे, मैं हूँ भाई, को लड़ूं आपस में, ठीक है। तुम लोग देखो अपना, दो बंदे हैं क्लास में, कितने बंदे हैं, दो, एक है राम एक है श्याम, एक है राम एक है श्याम। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों चाह रहे हैं कि स्कूल में हमारा वर्चस्व हो, हमारी हेजिमनी हो, हम लोग क्या बने स्कूल के दादा, हमसे ऊपर कोई ना हो, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपने ग्रुप इकट्ठा किया, इसने अपने गैंग बनाई, ठीक है। रामू मेरे साथ था, पिंकी मेरे साथ था, गोलू मेरे साथ था, ठीक है। ऐसी श्याम ने क्या किया, श्याम ने भी अपना ग्रुप बनाया, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर क्या था, वर्ल्ड वॉर अगर होती दोनों लड़ रहे थे आपस में, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं, इनके बंदे आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ के बंदे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ के बंदे इनको मार रहे हैं, यहाँ के बंदे इनको मार रहे हैं। लेकिन कोल्ड वॉर में क्या था, ये लोग सिर्फ अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे, यानी कि अपना ग्रुप बढ़ा रहे हैं, सिर्फ सिर्फ अपने गैंग को बढ़ा रहे हैं, आपस में कोई भी लड़ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वेपन्स इनके पास भी हैं, वेपन्स इनके पास भी है, इनके पास भी तलवारें हैं, इनके पास भी तलवारें हैं। अब यहाँ वर्ल्ड में तलवार के रूप में आपके काम कर रही थी न्यूक्लियर पावर, कौन सी, न्यूक्लियर पावर, परमाणु हथियार, ठीक है। अब राम के पास भी न्यूक्लियर वॉर है और शाम के पास भी न्यूक्लियर वॉर है, तो क्या ये दोनों आपस में लड़ेंगे, नहीं, क्योंकि इनको पता है कि भाई अगर मैंने न्यूक्लियर पावर छोड़ी, अगर मैंने परमाणु हथियार छोड़े, तो शाम भी क्या करेगा, परमाणु हथियार को छोड़ेगा। तो ये दोनों क्या करे, दोनों ही दोस्त, ये दोनों ही ग्रुप आपस में कभी लड़े नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आपस में लड़ाई, कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वॉर, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर आपस में पूरी फाइट के दौरान, पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, यानी कि 1945 से 1991 के दौरान एक भी डायरेक्ट वॉर इन लोगों ने नहीं लड़ी, आपस में एक दूसरे के ऊपर इन्होंने अटैक नहीं किया, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाई वर सुपर पावर्स इंटरेस्टेड इन स्मॉल कंट्रीज टू मेक देयर अलायंस। मैंने बोला ना कि ये लोग क्या कर रहे थे, दोनों ही ग्रुप बना रहे थे अपने अपने, ठीक है। वो क्या कर रहा था, राम भी ग्रुप बना रहा था अपना और श्याम भी अपना ग्रुप मजबूत कर रहा था। अब क्यों ये लोग छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे जो नए नए बच्चे थे उनको अपने ग्रुप में शामिल क्यों कर रहे थे, यानी कि जो कंट्रीज थी ये कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ क्यों जोड़ना चाह रही थी, भाई क्या इंटरेस्ट था इसका। पहला ऑप्शन आपका क्या है, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, यानी कि ये लोग रिसोर्सेज चाह रहे थे, ये लोग संसाधन चाह रहे थे। अब ऑयल क्या, खाने वाला तेल, सरसों का तेल, नहीं भाई, ये कौन सा तेल है, ये आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है। क्रूड ऑयल नहीं, ये आपका कैसा है, रिसोर्स वाला, ठीक है, जिससे आपकी गाड़ियां चलेंगी, ईंधन चलेंगे, मशीनें चलेंगी, ठीक है, आपकी नाव चलेंगी, शिप चलेंगी इससे, ठीक है। ऐसा ऑयल है ये, मिनरल्स, खनिज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे कुड लॉन्च देयर वेपन्स, यानी कि ये लोग ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ से ये लोग अपनी सेना को गुजार सकते, जहाँ से ये लोग वेपन्स अपने इधर से उधर कर सकते, ठीक है। तीसरा लोकेशन, कैसी लोकेशन, फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, यानी कि ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे ये लोग जहाँ से ये लोग एक दूसरे देशों के ऊपर निगरानी रख सकते, एक दूसरे की जासूसी कर सकते, ठीक है। चौथा ऑप्शन, इकोनॉमिक सपोर्ट, यानी कि ये लोग पैसों की सहायता चाह रहे थे, इनको पैसों की जरूरत थी। कि ये चारों में से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन ए क्या आपका ओनली ए एंड बी, क्या ये दोनों सही हैं। ऑप्शन बी आपका बीओडी, क्या बीओडी सही है। ऑप्शन सी आपका ए बी सी, क्या ए बी सी सही है, या फिर ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो भाई, ये चारों चीज़ें आपके क्या है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, छोटी कंट्रीज को अपने अंदर कब्जाने के लिए इन चारों ही तरीकों को अपना रही थी। उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था संसाधन, उनको क्या चाहिए थे, उनको चाहिए थी टेरिटरी, उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था लोकेशन। वो लोग एक दूसरे की निगरानी करना चाहते थे। आप देखो ना, क्यूबा क्या कर रहा था, रशिया या यूएसएसआर क्या करता है, इसको अपने निगरानी के लिए, अपना जासूसी के लिए इस जगह को यूज कर रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक सपोर्ट, उनको पैसे भी चाहिए थे। तो चारों ही ऑप्शन आपके क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 4 फैक्ट्स आपको रटवा दिए, ठीक है। चारों फैक्ट्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961, यानी 1961 में क्या हुआ था, कौन सा इवेंट 1961 में हुआ था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉर, क्या बर्लिन वॉर बनी थी इसमें, या फिर सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान इंटरवेंशन किया था सोवियत संघ में, क्या द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था, या फिर वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया। इन चारों में से क्या हुआ था, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या होता है।
आपको मैप बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो ये आपका हो गया बर्लिन, ठीक है, ये आपकी कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है आपका बर्लिन, ठीक है। ये क्या होगी बर्लिन, बर्लिन कहाँ पर है आप देखो यूरोप में, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। इसको क्या कर दिया दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया दो भागों में बांट दिया गया। जो वेस्टर्न जर्मनी था, वेस्टर्न जो बर्लिन था, इसको कौन मैनेज कर रहा था, इसको मैनेज कर रहा था यूएसए। यहाँ पे क्या था डेमोक्रेटिक रेजिम थी, कौन सी सरकार थी यहाँ पे डेमोक्रेसी की सरकार थी, ठीक है। यानी कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रही थी वो गवर्नमेंट कहाँ पर थी वेस्ट में, और जो रशिया को सपोर्ट कर रही थी यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कहाँ पर थी ईस्ट में, ठीक है। तो इसका पार्टीशन कर दिया गया, दो भागों में इसको बांट दिया। यहाँ पे एक दीवार बना दी गई, उस दीवार का पर्पज क्या था कि यहाँ के लोग ना यहाँ जा सके और ना ही यहाँ के लोग यहाँ आ जा सके, ठीक है। यानी कि दोनों में क्या कर दिया कनेक्शन को तोड़ दिया। आपको इतना डीप नहीं समझना, आपको इतना याद रखना है कि ये वॉर कब बनी थी, ये वॉर बनी थी 1961 में। बाकी ये टॉपिक आपको सेकंड चैप्टर में अच्छे समझने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन आपका ऐसे ही बेसिक फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कब बनी थी दीवार, तो कब याद रखोगे 1961 में। पर्पस क्या था वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न जर्मनी को, वेस्टर्न या फिर बर्लिन को ईस्ट बर्लिन से अलग करना, ठीक है, ताकि आपस में ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, आपस में कोई भी ट्रेड ना हो पाए, कुछ भी ना हो पाए यहाँ पे, ठीक है। बर्लिन ब्लॉकेड ऐसे ही इससे संबंधित एक और टॉपिक था हमारा, ठीक है। कम्युनिज्म यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी, ठीक है। इसको मैनेज कौन कर रहा था रशिया, यहाँ पे फाइनेंशियल एड, यहाँ सहायता कौन दे रहा था रशिया, और यहाँ पे सहायता कौन दे रहा था हमारा यूएसए। याद रखना आपको बर्लिन वॉल कब बनी, बर्लिन वॉल बनी हमारी बर्लिन की दीवार बनी 1961 में, ठीक है। इससे आपको इतना डीप, इससे डीप आपको नहीं जाना है, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ के इसको निकलना। पेपर में आपको लिखना तो है नहीं, पेपर में आपसे फैक्ट पूछा जाएगा कि बर्लिन की वॉल दीवार कब बनी थी। अब याद रखना आपको 1961 में। अब डीप पढ़ने का समय जा चुका है भाई, अब आपको डीप नहीं पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड, यानी कि एक ऐसी आइलैंड कंट्री, एक ऐसा समुद्र के सागर बसा हुआ, एक समुद्र किनारे बसा हुआ एक राज्य देश जो डिप्लोमेटिक सहायता भी प्राप्त कर रहा था और फाइनेंशियल एड भी प्राप्त कर रहा था सोवियत संघ से, वो हमारा कौन सा देश ऐसा था। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नॉर्वे। अब देखो चारों की चारों ही आइलैंड कंट्रीज हैं हमारी, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या है, देखो पूरा समझो आपका क्या माजरा था आपका पूरा, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया हमारा अमेरिका, ठीक है, ये हमारा कौन है अमेरिका, याद रखना ये हमारा अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर आपका हो गया रशिया, ठीक है, इधर आपका हो गया अफ्रीका। आपको इतना ही, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं लैटिन अमेरिका, क्या कहते हैं लैटिन अमेरिका, यानी कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बसे हुए देश है, इन्हें हम क्या कहते हैं लैटिन अमेरिका। यहीं पे एक छोटा सा देश है, इसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है क्यूबा। किसके पास बसा हुआ है, तो पास में बसा है ये यूएसए के, ठीक है, किसके पास में यूएसए के। यहाँ पे देखो, यहाँ पहले तो थी यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पे जो पहले हमारे इसके लीडर थे वो थे बटिस्टा, WW वाला बटिस्टा, ठीक है, स्पेयर, ठीक है, वो नहीं था भाई, याद रखना बटिस्टा कौन है, ये बटिस्टा क्यूबा का लीडर है ये, ठीक है। बटिस्टा WW और रोमन रिंग्स वाला नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पहले थी यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे यूएसए की सहायता से पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट राज कर रही थी। बट 1959 में यहाँ पे होता तख्ता पलट, कौन करता है भाई, यहाँ पे 1959 पे जो रशिया है, जो यूएसएसआर है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर यहाँ पे नेता बनाता है हमारे फिदेल कास्त्रो को, फिदेल कास्त्रो। कई लोग इसे फिडेल कैस्ट्रो पढ़ते हैं, कई कास्त्रो पढ़ते हैं, जो पढ़ना हो पढ़ लो, पेपर में क्वेश्चन टिक कर देना बस, कास्त्रो पढ़ो, कैस्ट्रो पढ़ो, मिस्त्री पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, ठीक है। क्या नाम है इसका, फिडेल कैस्ट्रो। ये किसको सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे रिजीम थी इसकी यूएसएसआर की सहायता से कम्युनिस्ट रिजीम, ठीक है। यहाँ पे किसकी सरकार हो गई, कम्युनिस्ट की, ठीक है। याद रखना किसकी सरकार, कम्युनिस्ट की। स्टेट कंट्रोल कर रहा था, पैसे कौन भेज रहे थे यहाँ पे, पैसे भेज रहा था यूएसएसआर, ठीक है। अब क्या होता है, रशिया इसको सहायता देने के बाद यहाँ पर अपने यहाँ पर शिप्स लॉन्च करता है, कौन सी, यहाँ पे ये मिसाइल लॉन्च करता है अपनी, कौन सी मिसाइल, यहाँ रख देता है ये लोग, यहाँ से शिप अपनी भेजता है जिसमें होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इस टाइम आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्यूबा मिसाइल संकट हो रहा था तो उस टाइम पर यहाँ पे कौन हमारा प्रेसिडेंट था। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपको बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि जो क्यूबा है वो यूएसए के पास में है, इसको फाइनेंशियल एड कौन दे रहा था, आर्थिक रूप सहायता कौन दे रहा था, हमारा यूएसएसआर, ठीक है। अब कोई भी देश आपके पड़ोसी आपका, ठीक है, आपको उसको दुश्मन का सपोर्ट करेगा, आप क्या करोगे, बख्शोगे उसको नहीं, कहोगे भाई मेरा दुश्मन मेरे पड़ोसी को सहायता करेगा, पड़ोसी को मारोगे गिरा गिरा के, ठीक है। तो ऐसे कुछ होने वाला है यहाँ पे, देखना क्या होता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर हमारा है क्यूबा। जापान नहीं है, जापान किसके पास में था, जापान पास में था यूएसएसआर के। नॉर्वे कहाँ पर है, यूरोप में। श्रीलंका भारत के नीचे, भारत के नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पर, तो कोई वॉर मतलब कोल्ड वॉर में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं सारी की सारी ऊपर लड़ी गई हैं, नीचे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखो, ये आपका पूरा जो टॉपिक है ना क्यूबा वाला, वो अगले क्वेश्चन में आपका कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी रुक जाओ,
आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। अब आ गया ना क्वेश्चन आपका हाई पॉइंट का, यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूरा क्यूबा का टॉपिक आपका पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ नाटो। भाई अब किसी ने इसको टिक किया ना आंसर, यार क्या कर रहे हो भाई, एलिमिनेशन करो। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन छाटो, कौन नहीं हो सकता आंसर। मैंने क्या पूछा है, क्यूबा मिसाइल, ये क्यूबा मिसाइल कह रहे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द हाई पॉइंट। भाई क्यों, जो पूरा हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें हाई पॉइंट क्या था, यानी कि अब लगेगा वॉर हो गई भाई, तीसरी वर्ल्ड वॉर होने वाली है, अब कौन सा पॉइंट था, नाटो का फॉर्मेशन, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। द क्यूबा मिसाइल संकट, बताओ भाई क्या है इसका आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ 2 पावर ब्लॉक, ये तो 1945 में हो गया था। द ड्रॉपिंग ऑफ 2 एटॉमिक बम्स बाय द यूएस, कहाँ पे, जापान में, यहाँ लिख लेना एटॉमिक बम्स इन जापान, ये पूरा क्वेश्चन बन नहीं पाया आपका, ठीक है, इन जापान बाय द यूएस। इसमें आंसर क्या है आपका, कमेंट में लिख दो, मैं तो बताऊंगा ही क्या आंसर है इसका। 1962 का आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। क्या था यहाँ पर, बताता हूँ आपको, देखो पूरा समझो आपका क्या हुआ था यहाँ पर। आपके यहाँ पे कंट्री मैंने आपको पहले बता दी, कंट्री आपकी कौन सी है, ये रही आपकी, कौन सी कंट्री है, इसका नाम क्या है, क्यूबा, ठीक है, क्या नाम है इसका, क्यूबा। कौन यहाँ पे फाइनेंशियल एड दे रहा था, यहाँ फाइनेंशियल एड दे रहा था आपका यूएसएसआर, सहायता कौन करता है, यूएसएसआर। अब इसने क्या किया, चालाकी से यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर दिए, इसने क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिए। अब न्यूक्लियर वेपन भाई, परमाणु हथियार, छोटे मोटे बंदूकें तैनात नहीं किया, परमाणु हथियार अगर मार दिया तो यूएसए पूरा तबाह हो जाएगा, यानी कि इसके रेंज में पूरा यूएसए इतना आ रहा था, इतना यूएसए, ठीक है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी तो इतना जाएगा, और अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़ी तो पूरा यूएसए आधा का आधा क्या हो जाएगा हमारा, सपाचट, यूएसए क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो 3-4 दिन बाद यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, JF कैनेडी, कैनेडी, कैंडी से याद रखना, टॉफी से कौन याद रखोगे, कैनेडी। वही अगर बात करूँ यूएसएसआर, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम पर, तो यहाँ के थे निकिता खुश्चेव, क्या नाम था उनका, निकिता खुश्चेव, ठीक है, याद रखना नाम, भाई नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही चीज़ें तो पेपर में आपको नाम मार्क्स दिला सकती हैं, ठीक है, याद रखना, निकिता खुश्चेव। वही अगर बात करूँ क्यूबा की, तो क्यूबा के कौन थे, फिडेल कैस्ट्रो, पहले बता दिया मैंने आपको, तीनों के तीनों नाम याद रखना, जॉन एफ कैनेडी, फिडेल कैस्ट्रो और निकिता खुर्चेव, ठीक है। यहाँ पर इसने मिसाइल डिप्लॉय कर दी। 3 दिन बाद जब जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि हमारे यहाँ पे मिसाइल डिप्लॉय हो चुके क्यूबा पर, तो यहाँ से भी जो सैनिक इनकी पलटन थी वो निकली यहाँ पर। रशिया को वार्निंग दी गई, अगर आपने कोई भी अटैक ऐसा किया तो देखो भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, आपके पास भी है, मारोगे तो हम भी मारेंगे, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इससे बढ़िया आप क्या करो, अपनी मिलिट्री चुपचाप वापस ले जाओ, अपनी जो मिसाइल्स हैं उनको यहाँ से हटा दो, अपने जो भी आप न्यूक्लियर वेपन यहाँ लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो आप, उसको अपना प्लान अपना क्या करो, कैंसिल करो, नहीं तो हम भी क्या करेंगे, डायरेक्ट वॉर आपके ऊपर कर देंगे हम लोग, ठीक है। डायरेक्ट वॉर का जब इन्होंने धमकी दी तो यूएसएसआर ने क्या किया, अपने जो शिप्स इन्होंने यहाँ भेजी थी वो क्या कर ली, वापस अपने इधर बुला ली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट हमारा टल गया। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इतना डीप, इससे ज़्यादा डीप आपको जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। याद रखो, दोबारा बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना होता कि ये कंट्री था हमारा यूएसएसआर, क्यूबा किसके बगल में है, अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका के बगल में जो क्यूबा है वहां पर निकिता खुर्चेव की गवर्नमेंट ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए, ठीक है। अब उन परमाणु हथियारों का अमेरिका को डर था कि अगर उन परमाणु हथियारों का उपयोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए कर दिया गया, जो कि तैयारी थी, यूएसएसआर की पूरी तैयारी थी कि परमाणु हथियार का अटैक अमेरिका के ऊपर कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी से डर के मारे अमेरिका ने क्या किया, इसको धमकी दी कि अगर आपने हमारे ऊपर परमाणु हथियार यूज़ किए तो हमारे पास भी क्या है, परमाणु हथियार, तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ, हमारे परमाणु हथियार का जो अटैक था, दोनों को डर लगा कि भाई दोनों ही कंट्रीज तबाह होंगी, तो यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री और जो भी उसने हथियार भेजे थे सारे के सारे क्या कर लिए, वापस अपनी तरफ बुला लिए, ठीक है। तो इससे हमारा क्यूबा मिसाइल संकट क्या हो गया, टल गया। इतना ही आपको याद रखना। कब हुआ था, 1962 में, याद रखना 1962, याद रखना भाई ये पॉइंट 1962, ठीक है। तो हाई पॉइंट क्या था हमारा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा बाय द यूएसएसआर। देखो 3-4 क्वेश्चन आपको क्यूबा के ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो क्या रिजल्ट थे जो इंस्टॉलेशन किया था यूएसएसआर ने क्यूबा में, उसका क्या रिजल्ट निकला। पहला, द यूएसए डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द सोवियत यूनियन, जो यूएसए था उसने क्या वॉर डिक्लेयर कर दी सोवियत यूनियन के ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर, ऐसा कुछ था, बताना आप कमेंट में इसका आंसर, ठीक, कमेंट में सारे आंसर बताओ आप, जिसका आंसर सही होगा ना भाई इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है। क्या गिफ्ट दोगे सर, ऑनलाइन लाइक दे दूंगा यार, क्या करोगे, लाइक से ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, द यूएसएसआर विड्रॉ द मिसाइल फ्रॉम क्यूबा, यानी कि यूएसएसआर ने विड्रॉ कर ली अपनी मिसाइल्स का, ये ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ अमेरिकन सिटीज थ्रेटन्ड बाय द यूएसएसआर नियरली डबल, यानी कि जो इसके अंडर में जो कंट्रीज थी इसके थ्रेटन में वो डबल हो गई, ऐसा कुछ नहीं था भाई। क्यूबा बिकेम अ डेमोक्रेसी, क्या क्यूबा डेमोक्रेसी बन गया। तो पढ़ने से इसका आंसर पता चल रहा है कि सर आपने पिछले स्लाइड में ही बताया कि जो यूएसएसआर था उसने अपनी पूरी मिसाइल क्या कर ली, डिप्लॉय कर ली, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बिना सोचे समझे कहाँ आंसर मारना है, सेकंड बी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें समझाऊंगा नहीं ज़्यादा, पिछले समझा दिया आपको। Who was the president of USA during क्यूबन मिसाइल संकट। पागल हो क्या, दोबारा पढ़ाओ इसका भाई, क्या आंसर है इसका बताओ। अब्राहम लिंकन, कहाँ से आ गया अब्राहम लिंकन भाई। बिल क्लिंटन, कहाँ भैया, कहाँ पढ़ा रहे हो आप। जॉन कैनेडी,
जॉन कैनेडी होगा? अबे हाँ भाई, जॉन कैनेडी इसका आंसर है। पिछली स्लाइड में बताया आपको मैंने इसका आंसर, क्या बताया कि जॉन एफ कैनेडी यूएसए का, निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर, और फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा। याद रखो तीनों के नाम, ठीक है? क्या क्या नाम है दोबारा पढ़ लो। लो लो भाई, दोबारा बता देता हूँ आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है? कैनेडी, कैनेडी कहाँ का? कैनेडी आपका हो गया। अरे यार, कैनेडी लिखना है भाई, कैंडी लिख रहा हूँ, आपको ट्रिक बताने के चक्कर में कैंडी लिख दे रहा हूँ मैं। याद, कैंडी से ही रखना है, ठीक? कैंडी खाया किसने? यूएसए ने। कैंडी किसने खाई? यूएसए ने। तो यूएसए ने क्या खाई? कैंडी। तो कैंडी से क्या हो गया आपका? कैनेडी, ठीक है? वहीं पर अगर आप बात करूँ यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर में कौन था? निकिता भाभी। भाई आंटी नहीं थी, आदमी कोई नहीं था, ये कौन था? अंकल, ठीक है? निकिता क्रुश्चेव आदमी है भाई, ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। निकिता भाभी, निकिता भाभी याद मत रख लेना कहीं, ठीक है? पेपर में लिख आओ निकिता भाभी, लिखना तो है नहीं वैसे, ठीक है? तो बच गए आप, ठीक है? फिडेल कास्ट्रो कहाँ का था? फिडेल कास्ट्रो आपका हो गया क्यूबा का, ठीक है? तीनों नाम आपके वापस मैंने लिखवा दिए हैं, दोबारा याद करो। कौन? कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, फिर निकिता क्रुश्चेव, फिर फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा का, कैनेडी कहाँ का? यूएसए का, और यूएसएसआर का कौन? निकिता क्रुश्चेव, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। What did Nikita Khrushchev do to protect Cuba from a possible US invasion? देखो पहले पता क्या होता, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी पूरी। यूएसएसआर को लगा था कि यूएसए जो है वो क्यूबा में इन्वेड कर देगा, और क्यूबा की जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी अभी स्थापित की है हमने, उसको क्या कर लेगा? वहां से खात्मा कर देगा उसका। तो उसने क्या किया? ही इन्वेडेड द यूएसए। क्या उसने यूएसए की चढ़ाई कर दी? चढ़ गया यूएसए मारने के लिए। भाई डायरेक्ट वॉर तो हुई नहीं, तो उसको क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे उसको। एलिमिनेट ऐसे करना है आपको भाई, कोई डायरेक्ट वॉर तो हुई नहीं, तो अगर यूएसएसआर इन्वेड करता यूएसए में तो डायरेक्ट वॉर तो हो जाती तुरंत, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। ही कन्विंस फिडेल कास्ट्रो टू स्टेप डाउन। क्या उसने फिडेल कास्ट्रो से बोला कि भाई आप वापस आ जाओ, नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं, अमेरिका को जीतने दो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको भी एलिमिनेट करो, ठीक है? ही प्रोवाइडेड क्यूबा विद मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। क्या उसने ऐसा कोई ट्रेनिंग वगैरह दी उसको? क्या जो यूएसएसआर था, निकिता क्रुश्चेव था, उसने क्या ट्रेनिंग दी क्यूबा को? भाई लड़ने की तैयारी करो आप, हम आपको सिखाएंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे आपका? ऐसा भी कुछ नहीं था। उसने क्या करा? उसने सीधा क्यूबा को अपना रशियन बेस बना लिया, यानी कि उसने यहाँ पे मिसाइल तैनात कर लिया अपनी, ठीक है? न्यूक्लियर जो मिसाइल थी वो उसने क्या करी? यहाँ पर तैनात कर दी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है? एलिमिनेशन कैसे करना बता रहा हूँ आपको, सब कुछ सिखा रहा हूँ भाई, इससे उससे सही आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? आपको पूरा एलिमिनेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है? कैसे आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखो। हाउ इज नाम टाइपिकली डिफाइंड? नाम क्या है भाई? किसका नाम? आपका नाम पूछ रहा हूँ क्या? अपना नाम बता रहा हूँ? नहीं भाई, नाम क्या है? एन से नॉन, ए से अलाइंड, ठीक है? अलाइंड या अलाइनमेंट, जो आपको बोलना है, जो बोलना है बोलो भाई, बस नाम याद रखो। एम से मूवमेंट, ये एक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था भाई? कौन सी मारकाट मचा दी इन लोगों ने? कोई मारकाट नहीं बचाई, एक शांतिप्रिय आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? शांतिप्रिय, यानी कि आप दोनों ग्रुप जो है लड़ते रहो। कुछ ऐसी कंट्रीज जो नई नई आज़ाद हुई, उन्होंने क्या बोला? भैया देखो, हम तो नए नए आज़ाद हुए हैं, हमें मारने खानी, ठीक है? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें शांति से अलग रहने दो। हम ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन नाम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम किसी ग्रुप में नहीं है, हमें गुटबंदी करनी ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है, लड़ना मरना जो करना करो, हमारा काम है शांति से रहना। हम शांति से रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों में शांति स्थापित कर पाएं, ठीक है? नॉन अलाइन मूवमेंट। अब इसका डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन क्या है? एज अ मूवमेंट दैट प्रमोट्स अलायंसेस अमंग मेंबर स्टेट। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, ये लोग किसी ग्रुप में नहीं रह रहे, तो ग्रुप को सपोर्ट कैसे करेंगे? तो क्या अलायंस को सपोर्ट कर सकते हैं लोग? नहीं, तो एलिमिनेट कर दो उसको। एज अ मूवमेंट, ये एक ऐसा मूवमेंट था दैट अपोजेस कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। क्या इसने कम्युनिज्म को अपोज किया? भाई जब किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो रहे हैं, किसी ग्रुप की अच्छाई नहीं कर रहे, तो बुराई कैसे कर देंगे उसकी? तो इसको भी अपोज, इसको भी एलिमिनेट करो। एज अ मूवमेंट दैट सपोर्ट्स कैपिटलिज्म। क्या है? कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैंने ये बताया किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको भी क्या करो? एलिमिनेट करो। ऑप्शन कौन सा बचा? पढ़ने की जरूरत है क्या? सीधा मारो डी, खटाक 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 मारो इस पे, ठीक है? क्या है? एज अ मूवमेंट दैट इज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी अलायंस। यानी कि इनका पर्पस क्या था? हमें किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना है, हमें किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनना है। यूएसए को जो करना है करे, यूएसएसआर को जो करना है करे, हमसे सहायता कोई नहीं मांगेगा, ना हम किसी ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, ना हमें को सपोर्ट करें, हमें जरूरत नहीं है। हम क्या रहने चाह रहे हैं? अलग रहना चाह रहे हैं, ठीक है? ये किसका पर्पस था? नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? Which among the following statement does not reflect the objectives of NAM? यानी कि जो नाम है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव को इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं करता है? देखो आपका जो नेम का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, वो आपका पूरा इन 4 ऑप्शन से क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, ठीक है? क्या है? पहला, इनेबलिंग न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी। यानी कि जो डीकोलोनाइज कंट्रीज नहीं, उनको क्या करना? उनको अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाना, ये इनका पर्पस था। क्या ऐसा कुछ था? नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना, क्या ऐसा कुछ था? फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी अमंग ग्लोबल इशूज। देखो आपको 2 टर्म्स बताता हूँ, एक न्यूट्रलिटी है, एक है आपका क्या? न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? अपने आप को वर्ल्ड की पॉलिसी से
क्या करना, एकदम काट लेना है कि हम न्यूट्रल हैं, हमें वर्ल्ड के अफेयर से मतलब ही नहीं है। ये किसने किया था? ये किया था अमेरिका ने, ठीक है। जब उसके यहाँ पे 1766 के बाद 1776 के बाद जैसे अमेरिका थोड़ा आज़ाद हुआ था, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी, उसके बाद इसने क्या किया, अपने आप को वर्ल्ड से पूरा कट कर लिया। इसने बोला हमें वर्ल्ड के अफेयर से मतलब ही नहीं है। इसके बाद ये कब आया? इसके बाद ये 1915 में सीधा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कूद गया था। वैसे कूदा तो 1917 में था, लेकिन इसने अब जो पब्लिक अपेयरेंस, यानी कि भाई जो अपने नेट में आके, मीडिया में आके जो अपनी परिभाषाएं दी, अपने भाषण दिए, वो कब शुरुआत की इसने? 1915 से। इससे पहले क्या था? न्यूट्रल। पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो, हमें किसी से मतलब नहीं है, ऐसा था। तो क्या ऐसा नाम नहीं किया? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप कई लोग बोलेगा भैया ऐसा तो था, इन लोगों को किसी से मतलब नहीं था, लेकिन देखो नाम जो था ना, इसका पर्पस था पूरे वर्ल्ड में पीस फैलाना, ठीक है, शांति फैलाना। ये लोग चाह रहे थे कि भाई वॉर जो है आपस में कोई भी वॉर ना हो, क्योंकि देखो अगर वॉर होती यार, इधर से मिसाइल यहाँ गिरे चाहे इधर से मिसाइल यहाँ गिरे, अगर परमाणु मिसाइल गिर रही ना तो पूरे एरिया को तबाह करेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका जाएगा, आसपास की जितनी कंट्रीज है सब जाएंगी। गलती से मिसाइल अफ्रीका में गिर गई, अरे पाकिस्तान जैसे देश को अगर मिसाइल पकड़ा दोगे तो क्या होगा? उसके टारगेट कहीं फिक्स होता क्या? अगर ऐसा कोई देश सनकी हो जाता, कहीं गिरा देते उधर बम, तो क्या होता? पूरी दुनिया क्या हो जाती? तबाह। जो आप लोग यूट्यूब पढ़ पा रहे हो, पढ़ा पा रहे हो, कुछ नहीं होता भाई ऐसा, ठीक है। तो क्या हुआ? ऐसा कोई टॉपिक इन्होंने कहा कि भाई हमें वॉर क्या करनी है, हमें वॉर को प्रमोट नहीं करना है, हमें वर्ल्ड में क्या कर फैलानी है, हमें फैलानी है शांति। किसने? नाम कंट्रीज ने। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, यानी कि इन्होंने एलिमिनेशन क्या किया? एलिमिनेशन किया ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों कहोगे भैया क्यों छोड़ रहे हो? भाई मैंने आपको पहले ही पढ़ाया ये क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या मैंने आपको कराया, नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो सही आंसर देगा ना भाई उसको लाइक मिल जाएगा मेरी तरफ से, पक्की बात है, पक्की बात। कौन सा क्वेश्चन है नोट कर लो भाई, 15 क्वेश्चन, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स सबसे चाहिए, सबसे एक एक बच्चा इसका आंसर करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किसके लिए है? आपके लिए। बाकी इसका आंसर मैं बता दूंगा, कमेंट में जाना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कमेंट में जाने से पहले, डिस्क्रिप्शन जाने से पहले इसका आंसर खुद दे दो यार, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो क्वेश्चन खुद कर लो, ठीक है। सब कुछ मैं कराऊंगा क्या? कराऊंगा तो है ही, मेरी मजबूरी है कराना, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? साथ देना हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये तो आपका अभी हो गया, ठीक है। अगला द नॉन अलाइंड, अब देखो आपको बता दिया मैंने, द नॉन अलाइंड मूवमेंट, आपको पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ क्या क्या है इसका आंसर, चलो ठीक है। द नॉन अलाइंड मूवमेंट, देखो मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आंसर आपको क्या करना, खुद करना कमेंट बॉक्स में, आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। द नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि नाम जो है इस ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ऐसे राज्यों का संगठन था दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड, यानी कि किसी भी ग्रुप में जो शामिल नहीं हो रहे थे, या किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट भी नहीं थे। ना हमें कहीं शामिल होना है, ना हमें किसी का विरोध करना है। भाई हम क्या है? हम अलग हैं सबसे, हमको आपस में आप लोग मत जोड़िए, ना यूएसए में अपने साथ जोड़ो, ना हमें यूएसएसआर अपने साथ जोड़ो, हमें क्या रहने दो? इंडिपेंडेंट रहने दो, ठीक है। क्यों भाई, क्यों इंडिपेंडेंट रहने? क्योंकि देखो ये लोग ज़्यादा कंट्रीज ऐसी थी, इंडिया जैसी कंट्रीज जो नई नई अभी अभी आज़ाद हुए थे, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन से अभी भी ये लोग आज़ाद हुए थे, तो ये लोग किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते। क्यों? ये लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि यूएसए या यूएसएसआर जैसे देश जो पहले ही एक्सपेंशन को अपने फैला रहे थे, क्या भरोसा कि ये लोग हम पे कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर इन्होंने अटैक करके हमें अपने कब्जे में ले लिया, हमें इतना लोन दे दिया, इतना लोन दे दिया, पाकिस्तान जैसा हाल कर दिया हमारा, तो हमारा क्या हाल होगा? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी को हमने अपना लिया, ठीक है। ये पूरी आपको पूरी पीपीटी जो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जाकर देख लेना आप लोग, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द ग्रुप ओरिजिनेटेड इन 1955। 1955 में क्या हुआ था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव कहाँ पर गई थी? यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे चाचा नेहरू जी थे, नेहरू साहब हमारे जो थे, इन्होंने, और मिस्र के जो लीडर्स थे, घाना के लीडर्स थे, देखो 3 कंट्रीज तो मेन थी यहाँ पर, ठीक है। बाकी 2 कंट्रीज और थी, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो टोटल कंट्रीज कितनी आ जाती है हमारी? टोटल कंट्रीज हमारी आ जाती है 5। कौन कौन सी? पहला हमारा इंडिया, दूसरा घाना, तीसरा इजिप्ट, चौथा इंडोनेशिया, और 5वां यूगोस्लाविया। अब देखो कई सारे बच्चों को जिनको ये ट्रिक याद नहीं होती इन 5 कंट्रीज के नाम और इन कंट्रीज के लीडर्स नाम याद रखने की, ठीक है। देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये ट्रिक याद नहीं होती है, तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को हमारी एक शॉर्ट अपलोड होगी आज, उस शॉर्ट को क्या करना है, आज या कल में अपलोड हो जाएगी। उस शॉर्ट में हम क्या करेंगे, आपको इन 5 कंट्रीज के नाम ना एक ट्रिक के साथ याद करवाएंगे, ठीक है। मैं आपको खुद वो वीडियो आपको बना के दे दूंगा, उस वीडियो में आपको 5 ही कंट्रीज के नाम उनके ट्रिक्स के साथ अपलोड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उस वीडियो को आपको क्या करना है, ढंग से देखना है 2-3 बार, और उस ट्रिक को, जो ट्रिक आपको बताऊंगा उसको 5-6 बार रिपीट करना, मतलब पीछे दोहरा लेना, ठीक है। अपने आपको ट्रिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया के कौन थे? इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू। घाना के वामे एन क्रुमा, ये क्वामे नहीं है, कहीं क्वामे पढ़ो, ये वामे है, वामे एन क्रुमा, ठीक है। इजिप्ट के कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। इंडोनेशिया के कौन थे? डॉक्टर सुकर्नो। और यूगोस्लाविया के थे मार्शल टीटो, ठीक है। इन 5 के नाम को ट्रिक के साथ याद करने के लिए आपको मैं शॉर्ट्स में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। देखो क्वेश्चन आ गया ना आपका न्यूट्रलिटी के ऊपर, मैंने आपको अभी बताया और क्वेश्चन तुरंत आपको दे दिया। अब देखो इससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन जो है दिमाग में फिट हो जाएगा आपके, ठीक है। देखो क्या है इसका ऑप्शन ए,
दे बोथ रेफर टू द सेम पॉलिसी, यानी कि जो अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट है और न्यूट्रलिटी, ये दोनों सेम पॉलिसी पे काम करती है। क्या ऐसा है? मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलिटी से हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट पूरा अलग है। तो एलिमिनेट करो, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। नॉन अलाइंड स्टेट्स हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन वॉर्स, क्या ये कभी वॉर में कूदे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे कंट्रीज आप देखोगे जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट थे, लेकिन ये लोग वॉर में इंक्लूड हुए थे। ठीक है, इसका आंसर देखते क्या हो सकता है। न्यूट्रलिटी रेफर्स टू स्टेइंग आउट ऑफ वॉर्स, वाइड नॉन अलाइन मीन्स नॉट ज्वाइनिंग अ मिलिट्री अलायंस। है न्यूट्रलिटी जो है इसका मतलब है स्टेइंग आउट ऑफ वॉर्स, वॉर से दूर रहना। जबकि नॉन अलाइंड का मतलब क्या है? नॉट ज्वाइनिंग अ मिलिट्री अलायंस, यानी किसी भी जो सैनिक समूह है उसमें शामिल नहीं होना। क्या ये हो सकता है आंसर? डी ऑप्शन क्या है आपका? नॉन अलाइंड स्टेट्स ऑलवेज टेक अ पोजिशन ऑन द अप्रोप्रिएटेंस और मोरलिटी ऑफ अ वॉर। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपका आंसर क्या पता है इसका? इसका आंसर सीधा सीधा आपका सी। क्या है? देखो न्यूट्रलिटी क्या होती है? न्यूट्रलिटी मतलब वॉर से अलग रहना, हम लोग वॉर से अलग हैं। लेकिन क्या नॉन अलाइंड में वॉर से अलग थे? नहीं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से वॉर में ये लोग देश जो थे वो कंक्लूड थे। ठीक है, इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था किसी भी मिलिट्री अलायंस में, नाटो, सीटो, सेंटो, ऐसे ग्रुप्स में शामिल हमें नहीं होना है। आप देखो कोई भी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, यूगोस्लाविया हो, घाना हो, अब तो यूगोस्लाविया खैर है ही नहीं, तो ऐसी कंट्रीज किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होती। इनका नाम आपको नाटो मिलेगा, नाम ना आपको सीटो मिलेगा, ना सेंटो मिलेगा। ठीक है, ये लोग क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। इन्होंने अपनी मिलिट्री किसी भी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट लाइन मार्क द डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम स्टार्टिंग एट 1954? यानी कि भाई देखो, जो 1954 में क्या हुआ? यहाँ पे पहले फ्रांस की कॉलोनी थी ये, वियतनाम क्या थी? फ्रांस की कॉलोनी। फ्रांस से इसको क्या हो गया? इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन एक है आपको, पहले समझा देता हूँ आपको। 17 डिग्री पैरेलल, 13 डिग्री पैरेलल और 14 डिग्री पैरेलल या फिर 10 डिग्री पैरेलल। आपको बताना है कि जो वियतनाम हमारा आज़ाद हुआ था, नया नया जो डीकोलोनाइज हुआ था, ये कौन से डिग्री चैनल से इसका डिवीजन हो गया था? नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। ये जो डिवीजन जो इनका हुआ था, बंटवारा जो हुआ था, ये कौन से डिग्री पैरेलल से हुआ था? तो इसका आंसर आपका क्या है? मैंने पहले टिक मार दिया। इसका आंसर क्या है आपका? ए। क्या आंसर है इसका? ए, 17 डिग्री पैरेलल। देख लो इसका मैप, ढंग से देख लो इसका मैप। ठीक है, ये देखो, ये आपको देखने को मिल जाएगा क्या? हमारा नॉर्थ और साउथ वियतनाम। ये आपको लाइन देखने को मिल रही है, ये लाइन देखो, ये वाली। ये आपका क्या है? ये है 14 डिग्री चैनल। आपका क्या है? 17 डिग्री चैनल। ठीक है, यहीं से इसका क्या हो गया? पार्टीशन कर दिया गया। अब देखोगे जो नॉर्थ वियतनाम था, ये किसके कंट्रोल में था? ये कंट्रोल में था हमारे यूएसए के। और साउथ वियतनाम किसके कंट्रोल में था? ये था हमारे यूएसएसआर के कंट्रोल में, हो ची मिन के लीडरशिप में। ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? यहाँ भी बहुत तबाही मचाई थी इन्होंने। ठीक है, हालांकि यूएसए, ऐसा कहा जाता है कि यूएसए एक ऐसा देश था जो कोई भी वॉर हारता नहीं था, लेकिन वियतनाम में उसे जीत नहीं मिली। वियतनाम वो जीत नहीं पाया कभी, आज तक उसने वियतनाम पर कब्जा नहीं कर पाया वो। ठीक है, क्यों भाई? जंगल थे यहाँ पे। ठीक है, घुस घुस के मारते थे लोग वियतनाम अमेरिका के सैनिकों को। ठीक है, अमेरिका के सैनिक क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। आप लोग जब कॉलेज में जाओगे, ढंग से पूरा चैप्टर है आपका, वहाँ पढ़ोगे आप इसके बारे में। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझना सिर्फ कि जो 17 डिग्री पैरेलल हमारा है, ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को डिवीजन पार्टीशन करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? 17 डिग्री पैरेलल, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? देखो, अब ये कोरिया, वियतनाम, ये सब क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि ये यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? दूसरी कंट्रीज में वॉर को भड़का रहे थे। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में रिजीम चेंज कर रहे थे। ये क्या बन गए थे? ये कंट्रीज बन गए थे रिजीम चेंजर, गवर्नमेंट चेंज कर रहे थे ये लोग। ठीक है, क्या हो रहा था? ये लोग दूसरे देशों को फंडिंग दे रहे थे, वहाँ पे क्या करते हैं? पार्टीशन करवा रहे थे वहाँ पर। ठीक है, इनका काम ही था, यूएसए हो, यूएसएसआर हो, यूके हो, इन सबका काम क्या है? इन सबका काम दूसरे देशों में व्यवस्था को खराब करना। ठीक है, अव्यवस्था फैलाना वहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर व्यवस्था फैलेगी, खराब होगी, तभी तो वहाँ पर हथियार बेच पाएंगे लोग। दोनों को लड़ाएंगे आपस में, दोनों को क्या करेंगे? हथियार बेचेंगे। वो दोनों मूर्ख होंगे, वो दोनों समझेंगे नहीं। क्या करेंगे? एक बंदा जाएगा अमेरिका से हथियार खरीद लेगा, दूसरा क्या करेगा? यूएसएसआर खरीद लेगा। ठीक है, दोनों अपने हथियार बेच के दोनों को क्या करेंगे? लड़वा देंगे आपस में। ठीक है, यानी कि अपनी मार्केट चलाने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? दूसरे देशों का फायदा उठा रहे थे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आपका? कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री कॉलोनी थी? कब? 19, ये देखो कोरिया वॉर कब हुआ था, बता देता हूँ आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका आएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी नहीं बता रहा, अगला क्वेश्चन आपका इससे आएगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। क्या ये यूएसए की कॉलोनी था? क्या ये जापान की कॉलोनी था? क्या ये ब्रिटेन की कॉलोनी था? और क्या ये पोलैंड की कॉलोनी था? तो आंसर याद रखो, इसका क्या है? आंसर इसका है जापान। कोरिया किसकी कॉलोनी था? जापान का। देखो कोरिया, ट्रिक कैसे याद रखोगे यार? देखो, जापान, कोरिया, चाइना, इन सब के लोग क्या लगते हैं? एक जैसे दिखने में लगते हैं। ठीक है, तो जापान के लोग कैसे देखने लगते हैं? कोरिया के। तो कोरिया किसी कॉलोनी हो गया? जापान की। ठीक है, ऐसी कोई ऐसे ट्रिक, कोई अच्छी ट्रिक नहीं है ये, लेकिन याद रखना, कोरिया किसी कॉलोनी था? जापान की कॉलोनी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIEO? NIEO ये क्या है भैया? तो ये है न्यू इंटरनेशनल, क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक
ठीक है, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिस्टम था। ये क्या सिस्टम था बता देता हूँ आपको ढंग से। इसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIEO इज फॉल्स, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के बारे में गलत है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में क्या है, गलत है। एक ऐसी व्यवस्था जो नई नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका पर्पज क्या था, देखो पहला, गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। LDCs क्या है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो ढंग से डेवलप नहीं कर पा रही थी, बहुत गरीब थी, जो बहुत पिछड़े देश थे। ठीक है, इनकी पॉलिसीज क्या क्वेश्चन है कि गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो ऐसे देश हैं जो विकसित नहीं हो पाए हैं, बहुत ही गरीब देश हैं, उनका उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा देना। यानी कि यहाँ पर क्या कर पाएंगे डेवलप कंट्रीज, यहाँ पर इनके संसाधनों को हथिया नहीं पाएंगे। तो ये क्या था, NIEO का पर्पज था। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यानी कि ये आंसर आपका नहीं है। क्यों, इसने क्या पूछा, फॉल्स है, क्या गलत है, ये तो सही है आपका। दूसरा, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, यानी कि जो नई कंट्रीज थी इनको वेस्टर्न मार्केट्स, यानी कि वेस्टर्न की जो कंट्रीज है, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के मार्केट का एक्सेस देना, तो ये भी सही है। ठीक है, NIEO का पर्पस क्या था, जो नई नई कंट्रीज हैं इनको वेस्टर्न मार्केट्स के लिए ओपन करना। ठीक है, या फिर वेस्टर्न मार्केट्स को इनके लिए ओपन करना। ठीक है, तीसरा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो टेक्नोलॉजीज को बना रही हैं उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना, ये भी सही है हमारा। ठीक है, चौथा, प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब कुछ किसके लिए था, LDCs के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, जो डेवलप नहीं कर पाई हैं, जो अभी तक गरीब रह गई हैं। ठीक है, जो अभी नए नए आज़ाद हुए थे, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो इन कंट्रीज के लिए तीनों प्रोविजन थे, यहाँ पर डेवलप कंट्रीज का कोई नामो निशान नहीं था। तो आपने एलिमिनेट करके क्या कर दिया, चौथे ऑप्शन को कट कर दिया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो, समझा देता हूं आपको। द चैलेंज फॉर द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज वाज टू बिकम मोर डेवलप्ड, यानी कि जो नई नई कंट्रीज डिकोलोनाइज हुई थी, जो कोलोनाइजेशन के दौर से नई नई छोटी थी, उनका मोर पहला पर्पस क्या था, उनका पर्पस था अपने आप को डेवलप कंट्रीज के साथ होड़ में शामिल करना। ठीक है, अभी इनका पर्पस पहला क्या था, भाई देखो ये लोग जो डेवलप कंट्रीज है उनके साथ रेस में तो आ नहीं सकती थी। इन्होंने पहले सोचा कि हम लोग पहले थोड़ा पैसा कमा ले, हम लोग मार्केट का जो एक्सेस है वेस्टर्न कंट्रीज का उसको पहले प्राप्त कर लें। ठीक है, उसके बाद द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, क्या है इसका नाम, UNCTAD, UNCTAD, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये रही। ये आप यूएनओ वाला चैप्टर में ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972, यानी कि जो UNCTAD है ये 1972 में, UNCTAD जो है 1972 में एक रिपोर्ट छापता है जिसका नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि UNCTAD ने जो 1972 में रिपोर्ट पब्लिश की थी उसका क्या नाम था, तो क्या नाम था, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए एक नई ट्रेड की पॉलिसी बनाना। ठीक है, इसने क्या किया, इस रिपोर्ट ने प्रपोज किया रिफॉर्म्स को, 4 रिफॉर्म्स ने प्रपोज किए। क्या क्या थे, 3 रिफॉर्म मेन थे उसमें। क्या क्या, गिव द LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नई नई कंट्रीज हैं जो आज़ाद हुई हैं, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है इनका प्रयोग बाहर के देश नहीं कर सकते हैं, ताकि यहाँ शोषण ना किया जाए। यहाँ के जो जंगल हैं, यहाँ के जो नए नए खेत खलियान हैं, उनका प्रयोग डेवलप कंट्रीज अपने फायदे के लिए ना कर पाए, ताकि ये जो देश हैं इनको भी डेवलपमेंट का मौका मिल सके। ठीक है, बाय द डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है इनका एक्सेस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, दूसरा, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग क्या करते, वेस्टर्न मार्केट्स का इनको एक्सेस दिया गया। जो वेस्टर्न की कंट्रीज है, जर्मनी, UK, USA, यहाँ के मार्केट्स का इनको एक्सेस दिया गया। क्यों, ताकि LDCs जो हैं वो सेल कर सके अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इनका प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ बेचे जा सके, वेस्टर्न कंट्रीज में। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ बेचेंगे तो यहाँ महंगाई वैसे ही है, ठीक है, यहाँ गरीबी वैसे ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका अच्छा दाम इनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ये अपने प्रोडक्ट्स को वेस्टर्न कंट्रीज में बेचेंगे तो उनको अच्छा दाम उसका मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है जो ये वेस्टर्न कंट्रीज से लेंगे उसका दाम भी क्या कर दिया, कम कर दिया गया, ताकि ये लोग अच्छे से अपना विकास कर पाएं। ठीक है, ये स्लाइड आप अच्छे से पढ़ लेने, एक बार मैं आपको टेलीग्राम भिजवा दूंगा। आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फाइनल क्वेश्चन आपका क्या है, कोरियन वॉर हैपेंड बिटवीन, यानी कोरियन वॉर जो थी, कोरिया का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भाई, बताओ मेरे को। पहला 1950 से 1953, क्या ऑप्शन सही है, 1949 से 1950, क्या ऑप्शन सही है, डी 1940 से 1949, या 1950 से 1955। आपका इसका राइट आंसर क्या है, 1950 से 1953। कोरिया वॉर क्या थी, यहाँ पर भी भाई देखो, कोरिया पूरा ऐसे आपका 2 भागों में ऐसे एशिया में आता है आपका। ठीक है, यहाँ पर इसका पार्टीशन कर देगा, एक तरफ होगा नॉर्थ कोरिया NK, एक तरफ हो गया हमारा साउथ कोरिया। ठीक है, क्या हुआ, साउथ कोरिया को ना फंडिंग करी किसने, USA ने, और जैसे साउथ कोरिया को USA ने फंडिंग करी उसी टाइम USSR ने किसकी फंडिंग शुरू कर दी, USSR ने फंडिंग कर दी नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में क्या था, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट, साउथ कोरिया में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको सपोर्ट किया चाइना ने और
यूएसएसआर है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है, डीप में इसका आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या था देखो, ये कौन सा है, ये 38 डिग्री पैरेलल है। आप इस पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो पार्टीशन है वो कौन से डिग्री पैरेलल से होता है, तो आपका क्या आंसर होगा, 38 पैरेलल, ठीक है, 38 पैरेलल। यहाँ पे हो गया आपका 38 पैरेलल, इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया और इसके नीचे साउथ कोरिया। इसकी बाउंड्री किससे लग रही है, चाइना से, तो चाइना ने भी यहाँ सपोर्ट किया, ऊपर से रशिया भी इसको सपोर्ट देने के लिए आ गया था। यहाँ पे अभी लीडर कौन है, इसका कमेंट आपको बताना है भाई, सन की शासक, सन की पागल एक नंबर का कौन है, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। सियोल का भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है उनको पता होगा सियोल के बारे में, ठीक है। ये आपका क्या था, आपका जो कोरियन वॉर थी कब हुई, 1950 से 1953 में। तो देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके लगभग लगभग कवर हो गए हैं जो आपके चैप्टर में है, ठीक है। फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मेनली फोकस करके जाने हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो, पहला 1939 से 1945 क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया, शुरुआत यहीं से करी थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसके बाद अगस्त 1945, अगस्त 1945 में क्या होता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। 1947 में क्या होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, क्या नाम है, हैरी ट्रूमैन। एक पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ठीक है, हैरी ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन क्या थी, तो उसमें क्या था, डॉक्ट्रिन अबाउट कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म इन ग्रीस एंड टर्की। यानी कि देखो, हैरी ट्रूमैन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि भाई अगर टर्की या ग्रीस में या कोई भी वेस्टर्न या ईस्टर्न कंट्रीज है, अगर वहाँ पर यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाता है, कम्युनिज्म को फैलाता है, तो उसके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा, उसके अगेंस्ट खड़ा होगा यूएसए, ठीक है। यूएसए क्या करेगा, दुनिया का कोई भी देश जहां पर यूएसएसआर अपने रिजीम को फैलाएगा, कम्युनिज्म को फैलाएगा, उसके अगेंस्ट में कौन आएगा, यूएसए खड़ा होगा उसके अगेंस्ट में, ठीक है। ये किसने बोला, ट्रूमैन ने, हेनरी ट्रूमैन ने, ठीक है। इसके बाद मार्शल प्लान, मार्शल प्लान क्या था, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, वर्ल्ड वॉर के बाद सबकी इकोनॉमी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी को दोबारा एमर्ज करने के लिए, दोबारा ग्रो करने के लिए मार्शल जो थे वो प्लान लाया अपना, ठीक है। मार्शल प्लान कब आया, 1947 से 1952। ये कहता फाइनेंशियल एड, ठीक है, यूएस एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यानी कि वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी वहां पर रिकंस्ट्रक्शन किसका, इकोनॉमी का, ठीक है। किसने पैसे दिए, यूएसए ने। क्यों पैसे दिए, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये यूएसए के साथ में आ पाए, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म की तरफ ना जा पाए, ठीक है। फाइनेंशियल एड दे दिया इनको ताकि ये लोग अपना रिजीम ना चेंज करें। इसके बाद 1948 से 1949, इन 2 सालों में क्या हुआ, बर्लिन ब्लॉकेड क्या था, बाय द सोवियत यूनियन एंड द एयरलिफ्ट ऑफ सप्लाईज टू द सिटीजन्स ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज। यानी कि बर्लिन क्या हुआ, बर्लिन ब्लॉकेट कर देगा, बर्लिन के जो रास्ते थे, समुद्री रास्ते हो चाहे जिस भी रास्ता हो, उसको क्या कर देगा, पूरी तरह से काट देगा, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बर्लिन में एंटर ना कर पाए और यूएसएसआर अपने रिजीम को फैला पाए। लेकिन यूएसए बड़ा चालू होता है, यूएसए ने क्या किया, फ्लाइट से चालू कर दी सर्विस सारी, ठीक है। सारी सर्विस कहाँ से चलेगी, फ्लाइट से, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो था ये 20 क्वेश्चंस में आपका खत्म हो गया है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस में, 20 क्वेश्चंस में। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाकर ज्वाइन कर लेना है, और डेली आपका जो एमसीक्यू सीरीज जो चलती है आपकी डेली चलाई जाएगी, ठीक है। 1 अप्रैल से आपका सारा सिस्टमेटिक वे में पूरा चलाया जाएगा, ठीक है। आज भी क्वेश्चन आएंगे, आज से चालू कर रहे हैं हम लोग ये लोग, ठीक है। क्या करना है आपको, वहाँ पे ज्वाइन करना है, और जो भी एमसीक्यूज हैं उनको आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है। आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बन सकते हैं, बाकी आपका जो भी डाउट हो टेलीग्राम पर भेज दो, या तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके कमेंट कर सकते हो जो भी आपका डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो या फिर जो आपको अच्छे से समझना हो, वो क्या करो, कमेंट में पिन कर दो, ठीक है। हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।